अगर हम किसी भी न्यूक्लियस की बात करें तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के पार्टिकल होंगे? एक तो होंगे प्रोटॉन और दूसरे न्यूट्रॉन। तो किसी भी न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो होते हैं न्यूट्रॉन्स, एक होते हैं प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इन दोनों का जो कंबाइंड मास है वो न्यूक्लियस का मास बोला जाता है। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन। तो जब भी ये वर्ड सामने आए कि न्यूक्लियॉन्स इतने हैं, न्यूक्लियॉन्स इतने हैं, तो न्यूक्लियॉन्स का सिंपल सा मतलब ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियॉन्स बोल देंगे, ठीक है जी। तो एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है वो हम इस टॉपिक में कैलकुलेट करके देख रहे हैं। और किसी भी न्यूक्लियॉन का जो मास है, एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का मास, ये लगभग बराबर ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर पूछा जाए कि उनमें से भारी कौन होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से, तो याद रखना है कि जो न्यूट्रॉन है वो थोड़ा सा भारी होता है, प्रोटॉन के कंपैरिजन में इसका मास थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन लगभग बराबर होता है। तो जो कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं उसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही लेते हैं। लेकिन क्योंकि स्पेशली इस चैप्टर में हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करें, इसलिए उसके एक्चुअल मास की भी अपन बात करेंगे, भी एक्चुअल मास किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो न्यूट्रॉन का थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का मास थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करें? तो हम एक एटम ले लेते हैं, जैसे कार्बन एटम की बात करते हैं। जो कार्बन 12 होता है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये 6 क्या है? ये है एटॉमिक नंबर। इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो बताएगा एटॉमिक नंबर। और ये 12 क्या है? 12 बताएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को। इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है और 6 ही क्या है? न्यूट्रॉन। दोनों मिला के कितने हो गए? 12 न्यूक्लियॉन्स हो गए। तो इसके अंदर 12 क्या है? न्यूक्लियॉन्स हैं। कार्बन का जितना एटॉमिक मास है, अगर उतने ग्राम क्वांटिटी लेंगे, जितना एटॉमिक मास है, कितना है इसका एटॉमिक मास? 12। तो 12 ग्राम अगर मैं कार्बन लूंगा तो उसमें 1 मोल क्वांटिटी आएगी। 1 मोल मतलब अवोगाद्रो नंबर के बराबर इसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अवोगाद्रो नंबर याद है क्या? 6.023 इंटू 10⁻23। इस नंबर को हम बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। तो अगर 12 ग्राम कार्बन आप लेते हो, कितने ग्राम कार्बन लेते हो? अगर 12 ग्राम कार्बन लेते हो तो उसमें 1 मोल क्वांटिटी आएगी, मतलब कितने एटम्स आएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आएंगे। ये चीज क्लियर है एकदम? यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 6.023 इंटू 10⁻23 जो एटम्स है कार्बन के, उनका मास कितना है? 12 ग्राम है। सही बात है क्या? ये 12 ग्राम अगर आप कार्बन लेते हो तो उसमें 1 मोल क्वांटिटी आती है। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के अंदर इनका जो मास होगा वो कितना है? 12 ग्राम के बराबर है। तो एक एटम का मास कितना हुआ? बोलो, एक एटम का मास कितना हुआ? 12/6.023 इंटू 10⁻23। ये लो जी, ये एक एटम का मास निकल के आ गया अपने पास। और आपको पता है कि कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 12 न्यूक्लियॉन्स हैं। 12 न्यूक्लियॉन्स का मतलब 6 इसमें प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, मतलब 12 चीजें हैं, 12 न्यूक्लियॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उनका मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। अगर कंपैरिजन करना हो ना तो आप ऐसे याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके कंपैरिजन में एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन लगभग अप्रोक्सीमेटली 1870 टाइम्स ज्यादा भारी होता है। 1870 गुना ज्यादा भारी होगा। तो सोचो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? ना के बराबर है। तो उसको नेग्लेक्ट भी कर दोगे उसके मास को तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एक एटम है उसका मास हमने कैलकुलेट कर लिया। एटम में वैसे इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं लेकिन उनका मास नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको छोड़ रहा हूं। तो न्यूक्लियस में जो 12 न्यूक्लियॉन्स हैं उनका टोटल मास निकल के आ गया। तो एक न्यूक्लियॉन का मास कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बोलो, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। तो मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन कितना होगा? तो क्या करेंगे उसके लिए? इसको 12 से डिवाइड कर दो। तो जैसे आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये 12 तो आपस में कैंसिल, और इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम।
तो ये जो वैल्यू अपने पास निकल के आई है, ये एक न्यूक्लियन का मास है। कितने न्यूक्लियन का मास है? ये एक न्यूक्लियन का मास अपने पास निकल के आ गया, और इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास यूनिट। तो जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है, 1 AMU शॉर्ट में इसको बोलते हैं, और इसको U के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1U मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर है। याद रहेगा? ठीक है। मतलब एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन हो, उनका एवरेज मास कितना है? बोलो। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर है। अच्छा, अगर AMU के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लिखना हो तो वो कितना होगा? तो अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास यूनिट में उसको अगर रिप्रेजेंट करोगे तो वो आएगा 0.00055 U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। 1U कितना होता है वो आपको पता है, इतना है ना। इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। ऐसे ही फॉर प्रोटॉन अगर देखोगे, मास ऑफ प्रोटॉन तो वो कितना आएगा? तो मास ऑफ प्रोटॉन आएगा 1.0077 U। और इसी तरीके से फॉर न्यूट्रॉन कितना आएगा? ये वैल्यूज आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहेगी तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? 1.0086 U। ये लो, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज हमको क्या करनी है? याद रखनी है। अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहेगा तो ये क्वेश्चन में गिवन होती है वैल्यू, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। लेकिन ये जरूर याद रखना है कि 1 AMU जो होता है ना, जो छोटी यूनिट होती है मास की, 1 AMU कितने किलोग्राम के बराबर होती है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कभी कन्वर्ट करना पड़े तो हम इजीली कन्वर्ट कर पाए, इसलिए ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? ठीक है, चलूं आगे। तो जैसे अपन बात कर रहे थे कि एनर्जी को मेजर करने के लिए एक छोटी यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये कितना होगा? इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करते हैं, मतलब उसको एनर्जी देके उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, और उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एनर्जी दी जाती है। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को जितनी भी एनर्जी मिलती है वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मानी जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने पे, यानी कि स्पीड देने पे, उसको जितनी भी एनर्जी मिलेगी वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। कैसे एनर्जी दी जाती है? तो हम इसके लिए क्या करते हैं? 2 प्लेट्स लेते हैं मेटल की और उनको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। इधर वाला जो सिरा है वो है नेगेटिव और इधर वाला सिरा क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इस तरीके से मैंने क्या किया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये जो 2 प्लेट्स है इनको एक बैटरी से यानी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। ये वाला सिरा क्या है? नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इधर ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इससे वो कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, अगर आप यहाँ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो। तो वो जो एनर्जी मिलती है वो कितनी होगी? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप ऐसे लिखोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है तो उसको जो एनर्जी मिलती है उसका फॉर्मूला ये होता है, U इक्वल टू Q इंटू V के बराबर। तो Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और V मतलब वोल्टेज, कितना वोल्टेज लगाया था? 1 वोल्ट लगाया था। तो इससे कितने जूल एनर्जी बनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने पे मिलती है। उस एनर्जी को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूज करो और कैलकुलेट करके देखो कि उससे कितने जूल एनर्जी मिली। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी के बराबर आ रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा, याद रखना भी आसान है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है,
अगर मान लो 1 AMU मास है, उसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी, ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे। अब हम क्या कैलकुलेट करके देखेंगे कि 1 AMU मास को, 1 AMU जो मास होता है उसको अगर पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी, वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करना है। मास कितना लेना है, 1 AMU, ये आप जानते ही हो कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर। तो 1 AMU मास को कन्वर्ट करना है एनर्जी में। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है वो यूज करो, E इक्वल टू mc²। तो E इक्वल टू मास कितना 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू C मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर करना है। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा ये किस में आएगा आंसर, जूल में आएगा, क्योंकि आपने मास किलोग्राम में लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में लिखी है, तो आंसर किस में आएगा, जूल में। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है इसको, तो एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो ये अपॉन में चला जाएगा इधर। 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। इस जूल में जो आपने एनर्जी कैलकुलेट करी थी उसको डिवाइड करोगे तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये इतना आएगा 931.15 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो 10⁻6 है इसको मेगा बोलते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 931, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर लिख सकते हो, 931। ये डेसिमल पॉइंट हटा के ये जो वैल्यू है ये छोटी है तो इसको हटा दो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने वैल्यू नेग्लेक्ट कर दी, छोटी सी वाली वैल्यू, और इसको मैंने मेगा लिख दिया। तो ये जो 1 AMU मास है इससे कितनी एनर्जी मिलेगी, तो आ जाएगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। मेगा मतलब क्या, 10⁻6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते ही हो, अगर कभी कन्वर्ट भी करना पड़े तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई कोई जगह पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादातर जगह पे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर बताना है, तो कोई ज़्यादा इसमें कन्वर्ट करना नहीं पड़ता। फिर भी ये कन्वर्ट करना हमको आना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। तो 1 AMU मास को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो उससे एनर्जी मिलती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका यूज करेंगे आगे हम कैलकुलेशन में, तो ये डेटा याद रखना है। 1 AMU मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इतनी एनर्जी मिलती है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं 5 AMU मास है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करो तो बताओ उससे कितनी एनर्जी मिलेगी। क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है भाई। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है।